बहुत साल पहले की बात है। रामकर नाम का एक गांव था। उसी गांव का एक किसान बहुत ही ईमानदार, मेहनती और परिश्रमी था और वह हमेशा सादा जीवन ही जीता था। उसकी रोजी रोटी सिर्फ खेती बाड़ी से ही चलती थी। गांव के लोग भी उसे देखकर उसकी हमेशा प्रशंसा ही करते रहते थे कि वह कितना ईमानदार और मेहनती है। उसका परिवार थोड़ा बड़ा था। वह अपनी पत्नी, 2 बेटों और एक बेटी के साथ रहता था। उसके पूरे परिवार का भरण पोषण सिर्फ उसकी खेती-बाड़ी से चलता था। जिस साल खेती अच्छी होती थी, उसका भंडार भरा रहता था और जिस साल उसकी खेती अच्छी नहीं होती थी, उस साल उसके लिए अन्न का दाना भी नहीं हो पाता था। एक साल की बात है, गांव में अकाल पड़ गया था। सारे जानवर जंगल छोड़-छोड़कर भाग रहे थे और हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था। बेचारा किसान चिंता में था कि अब उसका परिवार कैसे चलेगा और वह अपने परिवार का पेट कैसे पालेगा। वह इन सब बातों से बहुत परेशान था और वह ये सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है। अब हम लोग क्या करेंगे? हमारा परिवार कैसे चलेगा? ये सब तो बहुत बुरा हुआ। ये तो हमारे किस्मत का ही दोष है जो हमें इतना कुछ झेलना पड़ रहा है। आप क्यों चिंता करते हैं? जो होगा सब अच्छा ही होगा। हमारे भाग्य का कोई दोष नहीं है। आप देखिएगा, भगवान हमारे साथ है, वे अच्छा ही करेंगे। आप बस मेहनत करते रहिए। हाँ, भाग्यवान, तुमने सही कहा। मुझे ये सब छोड़कर अब ये सोचना चाहिए कि आगे क्या करना है। मुझे मेहनत करनी ही होगी। मुझे अपने परिवार का पेट और भरण पोषण करना है। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ उपाय जरूर निकाल लूंगा। इस तरीके से किसान समझ जाता है कि उसे अब क्या करना है। किसान रोज भारी दिल के साथ खेतों में जाता। सूखी और मुरझाई फसलों को देखकर उसकी आंखें भर आती। लेकिन जब खेतों में हरियाली की जगह केवल बंजर जमीन दिखती, तो वह टूटे मन और भारी कदमों के साथ घर लौट आता। उसके मन में यही चिंता रहती कि अब अपने बच्चों और परिवार का पेट कैसे भरेगा। ऐसे ही करते करते कुछ महीने बीत जाते हैं। अकाल पड़ने के कारण सारे गांव वाले अपना गांव छोड़कर जाने लगते हैं। उदासी और बेबसी का माहौल था। उधर एक और किसान अपने पूरे परिवार के साथ कुआं खोदने में लगा हुआ था और बहुत मेहनत करने के बाद वे सब मिलकर आखिरकार कुआं खोद ही लेते हैं। गांव वाले मिलकर किसान को बधाई देते हैं और उसे फूलों की माला पहनाते हैं। उसकी मेहनत के लिए उसे शाबाशी देते हैं और अगले साल उस पानी के कारण फसल बहुत अच्छी होती है। अब पूरा गांव हरा भरा और खुशियों से झूम उठा था। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी। लोग आपस में मिलजुल कर हंसी खुशी जीवन बिताने लगे थे और हर ओर आनंद और उमंग का माहौल छा गया था। चारों तरफ मानो जैसे वातावरण खुशियों से सराबोर हो गया हो। हर दिल में सुकून था, हर चेहरे पर मुस्कान। ऐसा लग रहा था जैसे दुख दर्द कहीं खो गए हों और पूरी दुनिया केवल प्रेम और अपनापन से भर गई हो। गांव के लोग आपस में मिल बांटकर ऐसे रह रहे थे जैसे एक ही परिवार हो। जब उस बार फसल अच्छी हुई तो अचानक टिड्डियों के आक्रमण ने पूरे खेत को पल भर में बर्बाद कर दिया और हरी भरी फसल देखते ही देखते बेकार हो गई। यह देखकर गांव वाले बेहद परेशान और चिंतित हो उठे। उनकी आंखों में मेहनत डूबने का दर्द साफ झलक रहा था। इस बार किसान खुश था क्योंकि इस बार उसे अकेले नहीं बल्कि पूरे गांव का सहारा मिल रहा था। वह पूरे गांव के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान जरूर निकाल लेगा। इसी बात से उसका मन प्रसन्न था। इस बात को अब कुछ साल बीत गए। किसान के दोनों बेटे और उसकी बेटी स्कूल जाने लगे और किसान के बेटे खेतों में उसका हाथ बटाने लगे। धीरे धीरे परिवार की मेहनत रंग लाने लगी। सब लोग हंसी खुशी, आपसी प्रेम और सहयोग के साथ रहने लगे, मानो उनके जीवन में सुख, शांति और अपनापन की नई रोशनी जगमगा उठी हो। बहुत जमाने पहले की बात है। हरिपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था।
वह बहुत मेहनती था। कड़ी मेहनत करके वह अपने खेत में फसल उगाता था, लेकिन दूसरी ओर उसके 4 बेटे दिन भर आपस में झगड़ा करते रहते थे और ना ही वे लोग अपने बूढ़े पिता की कोई मदद करते थे। ऐसे ही तरीके से उस बूढ़े किसान की जिंदगी हर दिन गुजर रही थी। फिर एक दिन उस बूढ़े किसान का दोस्त वहां से गुजर रहा था, तो उसने उसे कहा, अरे श्यामू, तुम इतने पतले दुबले कैसे हो गए? खाना पीना नहीं खाते क्या? बस दिन भर खेतों में ही काम करते रहते हो। जरा अपने बेटों को भी तो कहो काम करने के लिए। अरे भाई रामू, मैं क्या कहूं, मेरी हालत तो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। ऊपर से मेरे बेटे कुछ समझते ही नहीं, बस दिन भर आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। इस तरह रामू और श्यामू बहुत दिनों बाद मिले तो आपस में बातें करने लगे और थोड़ी देर बाद ही रामू वहां से चला गया। पर यह बात श्यामू के जहन से नहीं निकलती और वह सोचता है, मुझे ही कुछ सोचना होगा। आखिर कब तक मैं अकेले ही अपने परिवार को चलाऊंगा? मुझे अपने बेटों को ही समझाना होगा। बूढ़ा किसान श्यामू अपने बेटों को समझाने जाता है, पर निराश मन के साथ वापस लौट आता है। ऐसे ही करते करते कुछ दिन और बीत जाते रहे और वह बहुत बीमार पड़ जाता है। फिर भी उसके बेटे उसे देखने वहां नहीं आते। फिर वह बेचारा जैसे तैसे बिस्तर से उठकर बैठता है और सोचता है, अगर मैंने अपने बेटों को समय पर काम करना नहीं सिखाया तो मेरी मृत्यु के बाद कोई उनकी देखभाल नहीं करेगा। मुझे उन्हें समझाना ही होगा। और कुछ दिन बाद जब किसान ठीक हो जाता है तो वह अपने बेटों को समझाने के लिए उनके पास जाता है। अरे बेटा, तुम लोग भी तो कुछ काम करना चाहिए। आखिर कब तक मैं पूरे परिवार का पेट पालूंगा? अब मैं भी बूढ़ा हो गया हूं। तुम लोग भी कुछ काम ढूंढो और करो। पिताजी, मुझे कुछ नहीं आता, मैं नहीं करूंगा। आप सोहन को बोलो, वही करेगा। नहीं नहीं, मैं भी नहीं करूंगा, समझे? तुम खुद करो काम। मुझे कुछ नहीं आता, मुझ पर मत डालो ये सब। रोहन। इसी तरीके से श्यामू के चारों बेटे आपस में ही बहस करने लगते हैं। मैं नहीं करूंगा, तुम नहीं करोगे, और इसी तरह की बातें। यह सब सुनकर बेचारा श्यामू बहुत निराश मन से वहां से वापस लौट जाता है। जब श्यामू निराश मन से अपने घर से निकल रहा था, तभी रास्ते में सरपंच जी मिल गए। सरपंच जी ने तुरंत श्यामू को रोका और बड़े स्नेह से बोले, अरे श्यामू, क्या हुआ? तुम इतने निराश मन से कहां जा रहे हो? जरा ठहरो। अगर तुम्हें किसी चीज की दिक्कत है तुम मुझे बताओ। आखिर बात क्या है? सरपंच जी, आप ही बताइए, मैं क्या करूं? मैं अपने चारों बेटों के कारण इतना परेशान हूं कि कह नहीं सकता। मैं बूढ़ा हो गया हूं और अब ठीक से काम भी नहीं कर पाता, लेकिन वे लोग कोई काम करना ही नहीं चाहते, बस आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। अरे श्यामू, तुम इन लोगों के साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? बुद्धि से काम लो। जबरदस्ती करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि मामला और बिगड़ जाएगा और वे लोग भी कुछ नहीं करेंगे। तो आप ही बताइए सरपंच जी, मैं क्या करूं? सरपंच जी ने श्यामू को शांत स्वर में समझाया और ऐसा तरीका जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इस बात को कुछ दिन बीत चुके थे। फिर एक दिन श्यामू के चारों बेटे खेत में काम करने के लिए जा रहे थे। वे लोग बहुत मेहनत से पूरे खेत को जोतते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। थक हार कर उनके कंधे झुके हुए और दिल भारी सा लेकर वे घर लौट जाते हैं। उनके चेहरे पर निराशा की परछाई साफ झलकती है, जैसे उनकी सारी मेहनत व्यर्थ चली गई हो। अगले दिन किसान जब वहां आकर देखता है तो पूरा खेत जोता हुआ था। यह देखकर उसे सरपंच जी की बात याद आ जाती है और उसका मन बहुत खुश हो जाता है। वह सोचता है, चलो मेरे बेटे ने आखिरकार कुछ तो काम किया। अरे वाह बेटा, तुम लोगों ने तो बहुत अच्छा काम किया है। तुम लोगों ने पूरे खेत को जोत दिया, बहुत बढ़िया किया है। हाँ पिताजी, हमने तो बेकार ही इतनी मेहनत कर दी, हमें वहां कोई सोना चांदी कुछ भी नहीं मिला। हाँ पिताजी, आपने तो कहा था कि वहां हमें सोना चांदी मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ पिताजी, बल्कि हमने बेकार ही इतनी मेहनत कर दी। नहीं बेटा, तुम लोगों ने बेकार ही मेहनत नहीं की, तुम्हें सोना चांदी जरूर मिलेगी।
मैं तुम्हें वो सोना चांदी दिखाऊंगा। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते। श्यामू अपने चारों बेटों को खेत में लेकर जाता है। देखो बेटा, तुम लोग सोने और चांदी को बात कर रहे थे। यही हमारा असली सोना और चांदी है। इसी से हम सोने और चांदी की उम्मीद कर सकते हैं। यह फसल ही हमारे लिए सोने चांदी से कम नहीं है और तुम लोगों ने इसके लिए मेहनत की थी और यही हमारे लिए असली धन है। इस तरह किसान अपने चारों बेटों को समझाने में सफल होता है और वे लोग मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं।